प्रणाम चाचा। एक देहाती में कहावत है, न नहिरे सुख न ससुरे सुख। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार का एक विधानसभा क्षेत्र है राघोपुर, उसके बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, और इस वीडियो में हम वहां के जो वर्तमान में विधायक हैं तेजस्वी जी, उनसे 7 सवाल करेंगे। और ये 7 सवाल मेरा ही नहीं है, ये आप लोगों का भी होना चाहिए जो उस विधानसभा क्षेत्र दियारा लैंड के वासी है। बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, औरत हो, मर्द हो, कोई भी हो, सबका होना चाहिए, क्योंकि आप लोग अपने वोट से चुनकर उनको बनाते हैं, इसलिए जवाबदेही उनका भी है और आप लोग को क्वेश्चन करने का अधिकार है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, बिहार के अंदर 40 गो लोकसभा क्षेत्र है, उसमें एक हाजीपुर भी लोकसभा क्षेत्र आता है, जिसके वर्तमान में सांसद चिराग पासवान है। और हाजीपुर लोकसभा के अंदर 6 गो विधानसभा क्षेत्र आता है, जिसका नाम है हाजीपुर, लालगंज, महुआ, राजापाकर, महनार और राघोपुर। आज हम बात करेंगे राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के बारे में, जिसको राघोपुर आइलैंड भी कहा जाता है, क्योंकि यह चारों ओर से गंगा नदी से घिरा हुआ है। दोस्तों, जैसे आप राघोपुर जाइएगा ना, आपको एक अलग तरह का फीलिंग्स आएगा, लगता है कहां आ गए, न जाने कहां आ गए हम, इस टाइप का फीलिंग्स आएगा दोस्तों। क्योंकि यह पटना के बॉर्डर पे रहते हुए भी, बिल्कुल पटना के बॉर्डर पे है, नैया पार कीजिएगा पटना से इस साइड तो राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में उतर जाइएगा आप। लेकिन आज तक यह विकास का राह देख रहा है, इसको भी इंतजार है कि कोई आएगा और हमारा विकास कर देगा। लेकिन यहां पे आप देखेंगे, अगर वोटर के मामले में, तो इस विधानसभा क्षेत्र में 3.5 लाख वोटर है, जिसमें से सबसे ज्यादा यादव समाज के वोटर है, जो कि 30% है। और किसी के सरकार बनाने में और बिगाड़ने में इनका बहुत बड़ा हाथ होता है दोस्तों। किसी को चाहे तो विधायक बना दे, किसी को चाहे तो चपरासी बना दे, किसी को चाहे तो मुखिया बना दे। वही दूसरे नंबर पे आता है राजपूत समाज, जिनका वोट परसेंट 19%, इनका भी कम नहीं है, 19% है। और तीसरे नंबर पे आता है पासवान समाज, जिनका वोट प्रतिशत 6% है। तो ये बड़े बड़े 3 पार्टी है, 3 समाज हैं, जो कि किसी विधायक को बनने में और बिगाड़ने में मदद करते हैं। आप जब देखेंगे 2020 का विधानसभा इलेक्शन हुआ था, और वहां में राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से तेजस्वी यादव विधायक चुन के गए, जो कि आरजेडी पार्टी के हैं और अध्यक्ष भी है, मुख्यमंत्री के कैंडिडेट भी हैं, उप मुख्यमंत्री भी रहे 2 बार। इनको 3.5 लाख में से 1 लाख वोट मिला दोस्तों। समझ सकते हैं, 1 लाख यानी 50%, आधा वोट इन्हीं को मिलता है। वही दूसरे नंबर पे एक बीजेपी के स्थानीय नेता है सतीश यादव, उनको मिला था करीब 60,000 वोट। और तीसरे नंबर पे था राकेश रोशन, वो भी एक वहीं के नेता, स्थानीय नेता है, जो कि लोजपा से बिलोंग्स करते हैं, उनको मिला था 30,000 वोट दोस्तों। तो ये तो हो गया विधानसभा 2020 का रुझान। अब हम ये कहना चाहेंगे कि यहां से मैं माननीय तेजस्वी यादव जी से 7 सवाल करना चाहता हूं, और ये 7 सवाल मेरा ऐसा मानना है कि आपका भी होना चाहिए। आपका विधानसभा क्षेत्र के होने के लिए आपको ये भी होना चाहिए कि हम वहां के नागरिक हैं और हमें भी ये फैसिलिटी मिलना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिला लेवल का एक स्कूल होना चाहिए इंटर तक दियारा आइलैंड में। ऐसा क्यों है दोस्तों? क्योंकि आप लोग जानते हैं, दियारावासी आय के मामले में पूरी तरह से वो खेती बाड़ी पे निर्भर करते हैं, जो कि साल में 2-3 महीना खेती होता है, 10 महीना सोते हैं वो। तो उनका इनकम का सबसे बड़ा स्रोत खेती बाड़ी ही है। अपने बच्चों को किसी तरह मैट्रिक पढ़ा देते हैं, लेकिन मैट्रिक के बाद उनके अंदर वो जान नहीं रह जाता है कि वो हाजीपुर भेज दे, पटना भेज दे, मुजफ्फरपुर भेज दे, गया भेज दे, दरभंगा भेजकर हम अपने बच्चों को इंटर की पढ़ाई करवाएं। तो कम से कम, क्योंकि वहां की जो जनता है ना, कृषि आबादी है, वो ज्यादा पैसा खर्च कर देता है ट्यूशन वाले को देने में, क्योंकि ये जायज भी है, क्योंकि सरकारी स्कूल तो अच्छा से चलता नहीं है। तो लोग सोचता है कैसे भी बेरोजगारी में
कि लोग कैसे भी हमारा बेटा घिस तीर का मैट्रिक पास कर जाए, लेकिन आप लोग जानते हैं आजकल कोई भी सरकारी नौकरी निकलता है तो कम से कम क्वालिफिकेशन चाहिए, इंटर चाहिए, मैट्रिक से कुछ नहीं होता है। अगर वहां का जनता पढ़ लिख लेगा इंटर तक फ्री में, अगर अच्छा स्कूल होगा तो कोई भी फॉर्म भर सकता है सरकारी, और कम से कम उसको रोजगार मिल जाएगा सरकारी, ताकि इस क्षेत्र का भी विकास होगा, उसके परिवार का भी विकास होगा। लेकिन हमारा जो मूर्ख जनता है ना, मूर्ख नेता, जनता नहीं नेता, वो ये चाहता है कि अगर यहां का बच्चा पढ़ लिख लेगा तो हमको वोट नहीं देगा, क्योंकि तो उसको पता चल जाएगा कि नेता हमें कैसे ठगता है। तो आप लोगों से नम्र निवेदन है, हमारे जो गार्जियंस है, जब भी अगले 2025 में वोट करेंगे आप ये चीज देखकर वोट कीजिए, अपने नेता से पूछिए कि हमारे दियारा लैंड में इंटर तक का एक अच्छा सा स्कूल क्यों नहीं है, क्योंकि जो अधिकतम खर्च आता है, मैक्सिमम खर्च आता है इंटर तक पढ़ने में आता है। आजकल ऑनलाइन का व्यवस्था हो गया है, अगर इंटर तक बच्चा अच्छे से पढ़ लेना तो मोबाइल में ऑनलाइन पढ़ के नौकरी ले लेगा, सरकारी नौकरी, लेकिन इंटर तक अच्छा नॉलेज होना चाहिए तब। तो हमारे जो बच्चे हैं, गरीब परिवार के बच्चे हैं दियारावासी के, 90% तो बच्चे मैट्रिक पढ़ाई करके छोड़ देते हैं और दिल्ली कलकत्ता जाकर मजदूरी करते हैं, जबकि उनके अंदर काफी अच्छा अच्छा टैलेंट है। वो चाहे तो आईएएस आईपीएस बने, क्यों नहीं बनता राघोपुर क्षेत्र से कोई आईएएस आईपीएस? इतने टैलेंटेड लोग हैं, क्योंकि उनको अच्छा स्कूल ही नहीं मिला दोस्तों। दूसरा हमारा सवाल है कि दियारा आइलैंड में हर गांव में एक हॉस्पिटल होना चाहिए। एक दियारा क्षेत्र में मोहनपुर रेफरल अस्पताल खोला गया था तेजस्वी जी के टाइम में, लेकिन जहां तक मैंने वेबसाइट पे सर्च किया तो उस अस्पताल का अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो डॉक्टर कैसे आएगा? सबसे पहली बात है तेजस्वी जी, एक दियारा आइलैंड जहां 4 लाख 5 लाख लोग रहता है और आप सोचते हैं कि 15 किलोमीटर दूर जाके कोई इमरजेंसी में दिखा पाएगा? अगर हमको मान लीजिए बुखार लग गया, मैं बीरपुर से हूं, रात में 8 बजे बुखार लग गया, कि हम मोहनपुर जाएंगे? क्योंकि आपका सड़क भी बढ़िया नहीं है, मोहनपुर जाते आते तो हमारा दम टूट जाएगा, मर जाएंगे महाराज। हर पंचायत में एक अच्छा अस्पताल होना चाहिए, इमरजेंसी के लिए डॉक्टर होना चाहिए, सरकारी दवाई होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि दियारा क्षेत्र के ग्रामीण जनता है जो कृषि पर निर्भर है, सुबह से शाम तक 100 रुपया खटता है, 100 रुपया कमाता है। अगर दवाइये में 100 रुपया लगा देगा तो बेचारा खाएगा क्या? तो कम से कम स्कूल अच्छा खोलिए, सरकारी अस्पताल हर पंचायत में दीजिए। डेली डॉक्टर नहीं बैठेगा, हर दूसरे दिन बैठेगा, सप्ताह में 2 दिन बैठेगा, इतना भी बहुत बड़ा चीज है हमारे लिए। और तीसरा दोस्तों, सड़क और पुल। सपोज दैट आप तो अस्पताल खोल दिए मोहनपुर में और बीरपुर से जाना है हमें इमरजेंसी में अस्पताल में दिखवाने के लिए, जब सड़कें अच्छा नहीं रहेगा, गड्ढा है, तो क्या मैं वहां पहुंच पाऊंगा? पहुंचने से पहले मेरा देहांत हो जाएगा। तो आपसे निवेदन है कि उस इलाके में एक अच्छा चकाचक कनेक्टिविटी दीजिए, ताकि हमारी जनता अगर कोई अनाज उनाज भी बेचने जाना तो गैसपुर जाकर अपना अनाज आराम से बेच दे, उसको ज्यादा फायदा होगा। कोई जनता अगर चाहे कि हमें पटना में ड्यूटी करना है, पटना में ड्यूटी करना है, सड़क अच्छा रहेगा, गाड़ी चलेगा, तो डेली जाकर ड्यूटी करेगा, शाम में घर आ जाएगा। अगर उसको पटना में 10,000 का ही महीना मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। घर पे रह के डेली ड्यूटी करेगा, कितना महीना में 2,000 आने आने में खर्च होगा, 8,000 तो बचेगा। लेकिन वही आदमी अगर पटना में जाकर रहेगा, 5,000 रूम रेंट, 5,000 खाने में, घंटा बचेगा। तो सड़क और पुल का निर्माण अच्छे से करवाइए हमारे क्षेत्र में। और तीसरा, पर्यटन क्षेत्र को थोड़ा डेवलप कीजिए, क्योंकि ये पटना से ज्यादा दूर नहीं है। आप देखे होंगे जगदम्बा स्थान नरौली में है, वहां पे एक मंदिर बन जाने से कम हजारों लोगों को वहां पे रोजगार चलता है, घर चलता है। जैसे फूल वाला, समोसा वाला, चाट वाला, माला वाला, नारियल वाला हो, मुकुंदाना वाला हो, ऑटो वाला हो, रिक्शा वाला हो, सब कमाता है दोस्तों। कम से कम हजारों लोगों का घर चलता है वहां से। तो राघोपुर क्षेत्र में ऐसे तो कोई रोजगार है नहीं। अगर कोई पर्यटन क्षेत्र खोल दिया जाए, गंगा नदी के किनारे भी है, तो अच्छा डेवलप होगा, क्योंकि लोग तो पैसा खर्चा कर करके गोवा, मुंबई घूमने जाता है समुद्र के किनारे। तो हमारे राघोपुर में भी आएगा लोग गंगा के किनारे घूमने के लिए। वहां पे रोजगार का बहुत बड़ा साधन है दोस्तों। विजिटर्स, जैसे मोदी जी सोचते हैं पर्यटन को बढ़ावा दो, स्वच्छ भारत को रखो, उसे क्या ना आपको बहुत ज्यादा इनकम होगा। पैसा खर्च उसमें ज्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन इनकम बहुत ज्यादा होता है। और पांचवा जो सवाल है हमारा, ट्रेनिंग स्कूल को लेकर। वहां पे छोटे मोटे उद्योग के लिए, कटिंग, वेल्डिंग, खेती के लिए कम से कम ट्रेनिंग सेंटर खोलवाइए।
ताकि हमारे जो कम पढ़े लिखे भाई बंधु हैं कम से कम कटिंग वेल्डिंग ये सब सीख लेंगे तो अपना पटना में, हाजीपुर में, मुजफ्फरपुर में जाकर, गया में जाके कम से कम कुछ तो 10-20 हजार कमाएंगे अपने लिए। समझ रहे बात को। और तीसरा जो छठा सवाल है दोस्तों, रोजगार के लिए कोई फैक्ट्री स्थापित किया जाए राघोपुर क्षेत्र के अंदर। अगर जो फैक्ट्री फतुहा में लग सकता है तो क्या राघोपुर में नहीं लग सकता है? फतुहा में तो सामान भी महंगा मिलता है, लेबर भी महंगा मिलता है। अगर आप राघोपुर क्षेत्र में किसी व्यवसायी को बोलिएगा कि फैक्ट्री खोलिए, आपको हम रोड बना के देंगे, बिजली का फ्री कर देंगे, तो कोई काहे नहीं खोलेगा। यहां पे उसको सस्ते में गेहूं मिल जाएगा, आटा मिल जाएगा, चावल मिल जाएगा, बिस्किट बनाएगा, ब्रेड बनाएगा, मजदूर भी सस्ता मिल जाएगा, कम से कम गांव वाले को रोजगार तो मिलेगा, घर परिवार तो चलेगा। और जो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जो है और 7वां सवाल वो है सरकारी बस और एम्बुलेंस को लेकर। पूरे बिहार में नीतीश चाचा बहुत सरकारी बस चलवा रहे हैं, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि राघोपुर के लिए भी 1-2 बस दे दिया जाए ताकि हमारे जनता कम पैसे में पटना राजधानी पहुंच सके। अगर मान लीजिए 10 या 15 रुपया बस का भाड़ा होगा यहां से पटना का, हमारे घर से, तो आदमी जाकर वहां कोई रोजगार पानी नहीं कर लेगा, वहां जाकर मजदूरी नहीं कर लेगा, कमा लेगा, कोई ड्यूटी करके रात में वापिस आ जाएगा कि उसको कम खर्चा भी लगेगा। नीतीश चाचा राजगीर में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम खुलवा रहे हैं, आप देखे हैं, और 2025 में रेडी भी हो जाएगा। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनवा दिए। अपने क्षेत्र के विकास के लिए हर नेता चाहता है कि हमारा क्षेत्र विकास हो, एक मॉडल के रूप में आए। आप देखिए मोदी जी का बनारस चमक रहा है महाराज, मुलायम सिंह यादव का मैनपुरी चमक रहा है महाराज, लेकिन आपका विधानसभा क्षेत्र, आपके फैमिली का वर्चस्व 1990 से मुख्यमंत्री, 2 मुख्यमंत्री, बाबू माए मुख्यमंत्री रहे हैं, तो आप रहे हो डिप्टी सीएम, फिर भी वो इलाका आज बिहार का सबसे पिछड़ा इलाका है जो कि पटना का इतना पास है, पटना के बॉर्डर पे है। आदमी वहां मर जाएगा लेकिन एक एम्बुलेंस नहीं आ पाएगा। आप एम्बुलेंस सेवा दे पाए आज तक? अखिलेश यादव तो चलो यादव ही थे ना, कम से एम्बुलेंस तो चलाए थे यूपी के अंदर, आप क्या चलवा दिए अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए? तो मैं ये राघोपुर के जनता से सवाल करता हूं कि आप ये लोग ये क्वेश्चन क्यों नहीं करते हैं अपने इलेक्शन के टाइम? अपने नेता आएगा जब वोट मांगने, ऐसे करके उनको बोलिएगा स्टाम्प पेपर लिख कर दीजिए कि ये चीज हमें, 7 चीज हमें चाहिए राघोपुर क्षेत्र में, दियार आइलैंड में, तभी जाकर हम आपको वोट देंगे। अगर नहीं कीजिएगा सेम टाइम आपका निरस्त कर देंगे, बाइकआउट कर देंगे। तो दोस्तों आप लोगों से नम्र निवेदन है, हमारे जो युवा भाई हैं, बहन है, चाचा है, चाची है, बाबा है, वोट देने से पहले एक बार आप जरूर सोचें, अपने नेता से जरूर सवाल करें। अगर वोट देने का अधिकार आपके पास है तो सवाल करने के अधिकार आपके पास ही है। नेता ऐसे कुछ नहीं करने वाला है। नेता तो चाहता है कि हमारा परिवार ऐसा ही रहे ताकि हमें जिंदगी भर मूर्ख बना के वोट लेता रहे और वो कुर्सी पर बैठा रहे। चलते हैं तो तब तक जय हिंद, जय भारत।